बच्चों टेस्ट सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, करा इन टू सिमिलर वायर्स ऑफ टेंशन 16 न्यूटन एंड टी 3 बीट्स आर हर्ड। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26 एंड इट्स सोल्यूशन। बच्चों दो वायर की बात की गई है, यहाँ पर वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2। वायर नंबर 2, देयर आर 2 वायर्स 1 एंड 2 ऐसे। बच्चों यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है, पहले वायर में टेंशन फोर्स की वैल्यू T1, अगले में T2 ऐसे। तो पहले में 16 न्यूटन का टेंशन गिवन है, ओके, और अगले में टेंशन की वैल्यू कह रहा T है। और साथ ही साथ ये बताया गया है 3 बीट्स आर हर्ड। इनकी जब दोनों को साथ में वाइब्रेट कराया गया होगा तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी सपोज F1 जनरेट हुआ हो और यहाँ से साउंड की फ्रीक्वेंसी F2 हुआ हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 डिफरेंस F2, 3 बीट का मतलब 3 बीट पर सेकेंड, जनरल वे में यही समझेंगे बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस 3 रहा होगा, इसको बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो गैप रहा होगा, जो इंटरवल रहा होगा, जो अंतर रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। और पहले की फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, पहले की फ्रीक्वेंसी जिसके पास 16 न्यूटन का टेंशन है उसके पास फ्रीक्वेंसी यानी F1 की वैल्यू यहाँ 4 हर्ट्ज के बराबर गिवन है। बच्चों F1 अगर 4 हर्ट्ज के बराबर गिवन है तो यहाँ पर F2 हमारे पास क्या रहा होगा बेटा? F2 की वैल्यू यहाँ के अंदर या तो 4 से 3 ग्रेटर रहा होगा यानी 7 रहा होगा, या 4 से 3 कम जो कि 1 रहा होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि F2 की जो वैल्यू यहाँ पॉसिबल है वो या तो 1 होगा या तो यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो है वो 3 आ रहा है। तो या तो यहाँ 1 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अब एक बात तो तय है कि F1 अपान F2, बच्चों यहाँ जो वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी आता है 1/2L स्क्वायर रूट के अंदर T/m, फंडामेंटल मोड में अगर है तो यही आता है। ये जो m है मास पर यूनिट लेंथ वायर के लिए होता है, L यहाँ पर इसका ओवरऑल लेंथ होता है। आइडेंटिकल वायर हैं, L सेम होगा, मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर T। तो F1 अपान F2 की वैल्यू बच्चों हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर T1 अपान T2 ऐसे। बच्चों यहाँ पर F1 की वैल्यू जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन है F1 की वैल्यू दैट इज 4 डिवाइडेड बाई F2, 4 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा T1 की वैल्यू यहाँ 16 न्यूटन है तो T2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर T2 की वैल्यू 16 से ज़्यादा होगा, T2 की वैल्यू अगर 16 से ज़्यादा होगा, देखो 16 न्यूटन पहले का और उसका फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर T2 की वैल्यू 16 से अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी भी 4 से ज़्यादा होगा। और यहाँ बच्चों जितने ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन 16 न्यूटन से ज़्यादा वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों F2 जो हमारे पास रहा होगा, क्योंकि जितने ऑप्शन हैं T2 की वैल्यू ज़्यादा दिया है, ग्रेटर देन 16 न्यूटन दिया है, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 4 हर्ट्ज होगा। और ग्रेटर देन 4 हर्ट्ज में जो पॉसिबल है वो क्या होगा? 7। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 4/7। दिस मच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 16/T2। और T2 को T दिया है सवाल के अंदर, T2 की वैल्यू बच्चों T के बराबर बताया गया है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 16/49। दिस मच वुड बी हियर 16/T2, 16/T2 ऐसे। T2 की वैल्यू यहाँ पर T के बराबर होगा, T2 दैट इज इक्वल टू T, बाद में रख लेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो T2 दैट इज इक्वल टू T, ये बच्चों यहाँ 49 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। और अब अगर मैं ऑप्शन में जाके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का प्रयास करूं, देन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट चॉइस शुड बी हियर ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस वुड बी हियर ऑप्शन ए। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों कहा गया है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट है, उसमें से करेक्ट कौन सा है ये चूज करने के लिए बोला गया है। देखते हैं
पहला करा बीट्स आर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोई बीट का कारण नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं, वहाँ कोई ऐसा केवल डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर सकते। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी ऑडिबल टू द ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज। सर मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल होता है वो होता 10 हर्ट्ज, ना कि 20 हर्ट्ज। ये बात गलत हो गया। बीट्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। सर बीट का डॉपलर्स इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई लिंक उससे नहीं है। डी ऑप्शन में कह रहा बीट्स आर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। यस बच्चों, मैंने जब आपको समझाया था थियरी पढ़ाते समय तो यही बताया था कि बीट तभी क्रिएट होंगे, बीट का मतलब फ्रीक्वेंसी में जो इंटेंसिटी में जो उतार चढ़ाव है बच्चों, इंटेंसिटी का एक ज़्यादा होना कम होना, यहाँ पर बच्चों बीट का बनना तभी ये पॉसिबल है जब दो ऐसे वेव सुपर इम्पोज करें जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है, तभी बीट का फॉर्मेशन यहाँ के अंदर होता है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बच्चों, दिस चॉइस विल बी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों कहा गया है इन दी फिगर the intensity of waves arriving at D from two coherent sources S1 and S2 is I naught. The wavelength of the wave is lambda equal to 4 meter. Resultant intensity at D will be, point D पर resultant intensity क्या होगा? देखो बच्चों समझो, क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है, एक डायग्राम बना के दिया गया है, दो सोर्सेज रखे गए हैं S1 और उससे कुछ डिस्टेंस अवे दूसरा सोर्स है बच्चों, दिस इज S2, और यहाँ पर आगे जाकर कोई पॉइंट यहाँ लिया गया है, दिस पॉइंट इज D, इस पॉइंट को D नाम दिया गया है ऐसे, और यहाँ पर बच्चों ऐसे लाइन दिखाया गया है। ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर का है, ये वाला डिस्टेंस बच्चों 4 मीटर का है, और पॉइंट D पर यहाँ पर जाके दो वेव मिले होंगे, एक वेव बच्चों यहाँ से निकला होगा ये, और एक वेव यहाँ से निकला होगा ये दोनों वेव जाके पॉइंट डी पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये है पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन, पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन। एक छोटी सी बात, अगर बच्चों इन दोनों वेव के रास्ते में मैं पाथ का डिफरेंस पूछूं आपसे कि भैया पाथ का डिफरेंस यहाँ क्या होगा, तो पाथ का डिफरेंस बच्चों जो आप बताएंगे यहाँ उसको डेल्टा से हम लोग लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो 4 मीटर ये है और ये 3 मीटर है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस लगा लीजिए, 5 मीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ के अंदर 5 मीटर माइनस 4 मीटर दैट मीन्स 1 मीटर, यहाँ 5 माइनस आप 4, S2 से जो वेव चला उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस 5 मीटर है, जबकि S1 से जो वेव चला उसके द्वारा चला गया जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। तो पाथ का डिफरेंस कितना रहा, 5 माइनस 4। बच्चों यहाँ पर पूछा हमसे गया है कि अगर ऐसा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी है। फिर से एक बार पढ़िए सवाल को, इन द फिगर द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स अराइविंग एट डी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 इज आई नॉट। S1 और S2 से जो यहाँ पर इंटेंसिटी चले हैं, यहाँ से भी आई नॉट जा रहा है और यहाँ से भी क्या जा रहा है, आई नॉट इंटेंसिटी के दो वेव जाकर सुपरपोजिशन कर रहे हैं। अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 4 मीटर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट डी। तो बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ निकालने के लिए हमें यह देखना होगा कि इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है। पाथ का डिफरेंस हमारे पास आ गया 1 मीटर, ठीक है, पाथ का डिफरेंस 1 मीटर आ गया, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू जो बच्चों हमको गिवन है दैट इज 4 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे, और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4 मीटर का मतलब हम ऐसे बैलेंस करेंगे इसको, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। थोड़ा ही रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ वेवलेंथ 4 मीटर है तो हमारे पास पाथ डिफरेंस हो जाएगा 1 मीटर का मतलब लैम्डा बाई 4, लैम्डा की वैल्यू 4 मीटर है, यानी कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 आ गया। बच्चों अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 आ गया तो फेज डिफरेंस
मैंने कहा है पाथ डिफरेंस दिया हो और फेज डिफरेंस आपको निकालना हो तो लैम्बडा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो, क्योंकि लैम्बडा का मतलब ये हुआ एक वेव का लेंथ, और एक वेव का लेंथ मतलब कंप्लीट एक साइकिल की बात हो रही है, और कंप्लीट एक साइकिल के लिए बच्चों जो फेज होगा उसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई का फेज डिफरेंस एक साइकिल के लिए। तो यहाँ पर लैम्बडा को हम 2 पाई से रिप्लेस कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आ गया बच्चों पाई बाई 2। ओके, अब इसका मतलब दो वेव कितने फेज डिफरेंस पर मिल रहे हैं, पाई बाई 2 पर मिल रहे हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चों जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 cos फाइव। ठीक है, I1 की वैल्यू बच्चों यहाँ I0, I2 की भी वैल्यू I0, 2 स्क्वायर रूट के अंदर I0 और cos फाइव यहाँ के अंदर cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मतलब cos 90, और cos 90 का मतलब बच्चों क्या हो गया 0। यहाँ cos 90 का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, इतना पूरा 0 हो गया। तो बच्चों सिग्मा आई पॉइंट डी पर नेट इंटेंसिटी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I0 के बराबर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी 2I0। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 28. Now let's enjoy question number next question number 29। देखें बच्चों, कहा गया ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ऑब्वियसली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो एक एंड पर क्लोज होगा, एक्साइटेड सो एज टू सपोर्ट द थर्ड ओवरटोन, इट इज देन फाउंड दैट देयर आर इन द पाइप। क्या होगा पाइप के अंदर, कितने नोड कितने एंटी नोड, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। बच्चों देखो question that we are talking here, this is question number 29। solution, closed organ pipe की बात हो रही है बच्चों। ये मान लीजिए कोई closed organ pipe का मैं नाम लूं ऐसे, closed organ pipe, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पहला जो सबसे फंडामेंटल मोड होगा इसके अंदर एक लूप बनेगा, एक लूप ऐसे बना, एक लूप नहीं माफ करिएगा, हाफ लूप बनेगा। और यहाँ के लिए बच्चों आपको अगर याद हो तो यहाँ के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आई थी वो हमारे पास कितना था, F0, और F0 की वैल्यू V/4L के बराबर आ रहा था, क्योंकि यहाँ एक एंटी नोड था, यहाँ एक नोड था, ऐसे जितने नोड उतने एंटी नोड यहाँ पर बनते हैं बच्चों। और ये वाला जो डिस्टेंस था L, दिस वाज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4, तो लैम्बडा की वैल्यू बच्चों 4L हो गया था, और F0 की वैल्यू F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा वेवलेंथ, और वेवलेंथ की जगह पर 4L, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये निकल के आ रहा था। फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे तो अगले मोड में यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी मिलती जाएगी, F0। फिर बच्चों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में मैंने आपको बताया था केवल ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिलते हैं। अगला मिलेगा 3F0, अगला मिलेगा बच्चों यहाँ के अंदर 5F0, अगला यहाँ के अंदर मिलेगा 7F0, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो पहले केस में एक नोड और एक ही एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, अगले केस में जाओगे, मैं अगला भी बना के आपको दिखा देता हूँ, ऐसे वही पाइप है, लेकिन अगले मोड में जाओगे तो यहाँ पर एक एंटी नोड, यहाँ तो हमेशा एंटी नोड बनना है, और यहाँ पर बच्चों हमेशा नोड बनना है, ये बात पक्का हो गया। यहाँ पर बच्चों एक एंटी नोड और एक नोड बना था, 2 एंटी नोड और 2 नोड बनेंगे, तो एंटी नोड फिर यहाँ कहीं नोड बनेगा, फिर बच्चों यहाँ पर कहीं एंटी नोड बनेगा, नोड, और फिर यहाँ एंटी नोड, तो एंटी नोड फिर एंटी नोड फिर नोड, ऐसे करके यहाँ पर लूप बन रहा होगा बच्चों, समथिंग लाइक दिस। इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन ये वाला हुआ। यहाँ के अंदर बच्चों थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन ऐसे हो गया। थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन हो गया। यहाँ पर बच्चों इस तरह से यहाँ सिचुएशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे ऐसे बच्चों, अगले मोड में जाएंगे फिफ्थ हार्मोनिक, यहाँ फिफ्थ हार्मोनिक ऐसे लिख देता हूँ, एंड कौन सा ओवरटोन होगा, सेकेंड ओवरटोन।
इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहाँ होगा 7th हार्मोनिक एंड कौन सा ओवरटोन, 3rd ओवरटोन। ऐसे यहाँ पर बच्चों पहले में एक नोड एक एंटी नोड, दूसरे पहले ओवरटोन में अगर जाके देखें 3rd हार्मोनिक या 1st ओवरटोन में जाके देखें तो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड और नोड, तो 2 नोड और 2 एंटी नोड बनेंगे। अगले में जाके देखें तो 3 नोड और 3 ही एंटी नोड बनेंगे। अगले में जाके देखें तो 4 नोड एंड 4 एंटी नोड बनेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया कौन सा ओवरटोन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है इट इज एक्साइटेड एज टू सपोर्ट दी 3rd ओवरटोन। 3rd ओवरटोन का मतलब ये वाला सिचुएशन। यहाँ पर बच्चों 4 नोड बनेंगे और 4 ही एंटी नोड बनेंगे। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, आप चाहो तो बाकी के लिए भी ऐसे डायग्राम बना सकते हो। आगे इसी के हिसाब से नोड एंटी नोड बढ़ाते जाओ और डायग्राम को आगे प्रोसीड करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल 3rd ओवरटोन के केस में उसी को 7th हार्मोनिक भी कहेंगे। ये बच्चों 4 नोड बनेंगे यहाँ पर और 4 ही एंटी नोड भी बनेंगे। ओके, और करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों हमसे कहा गया है when the string of sonometer of length L between the bridges vibrates in the 2nd overtone, the amplitude of vibration is maximum at। ओके, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होगा बच्चों? इनफैक्ट ये बात जो हमसे किया गया है, ये बात किया गया है एंटी नोड वाले पोजीशन की। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिलेगा? जहाँ एंटी नोड वाला पोजीशन हो। तो क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड इट्स सॉल्यूशन, लेट्स ट्राई। बच्चों कहीं सोनोमीटर वायर रहा होगा, उसके 2 ब्रिजेज, ये हैं 2 ब्रिजेज, इसके बीच में कोई वायर ऐसे लगा हुआ है, कोई स्ट्रिंग है हल्का सा, इसको वाइब्रेट कराएंगे। वाइब्रेट कराएंगे तो फंडामेंटल मोड तो ऐसे होगा, ये फंडामेंटल मोड कहलाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 1st हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड इसको कहेंगे। बच्चों यहाँ सवाल में जो हमसे कहा गया है, इन्होंने कहा 2nd ओवरटोन। बाकी बच्चों इसको 1st हार्मोनिक कहेंगे और फंडामेंटल मोड कहेंगे। यहाँ पर अगला जो ऐसे होगा, ये वाला जिसमें 2 लूप बनेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 2nd हार्मोनिक और 1st ओवरटोन। बाकी बच्चों अगर 2nd ओवरटोन की बात किया है मीन्स वो 3rd हार्मोनिक की बात कर रहा है। और 3rd हार्मोनिक में 3 लूप यहाँ के अंदर बनेंगे बच्चों, ऐसे 3 लूप ऐसे मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। इस प्रकार से यहाँ के अंदर बच्चों 3 लूप ऐसे बन के आएंगे। देयर विल बी 3 लूप्स ओवर हियर, ऐसे बच्चों यहाँ बन के आएंगे लाइक दिस। समझिएगा, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ऐसे। अगर बच्चों इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का लेंथ यल है, इस स्ट्रिंग का लेंथ बच्चों यल है ऐसे, तो लैम्डा देखिए लगातार 2 नोड, यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर नोड रहा और यहाँ पर नोड रहा बच्चों ऐसे। ये पूरा का पूरा लेंथ आपका क्या है? यल है। ओके, और ये रहा पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ये रहा पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ये रहा पोजीशन ऑफ एंटी नोड ऐसे। एक नोड और उसका अगला एंटी नोड, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है λ/4। ओके, वो होता है बच्चों λ/4। हमसे फिलहाल ये पूछा गया कि एंटी नोड का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पर जस्ट इतना सा सवाल हमसे किया गया है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ें। व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ L between the bridges vibrates in the 2nd overtone, the amplitude of vibration maximum। मैक्सिमम कहाँ कहाँ होगा बच्चों? देखो यहाँ से, मैं यहाँ से जाऊँ, ये देखिए यहाँ से गए तो मैक्सिमम x = 0 से जाइए तो यहाँ पर एक बार मैक्सिमम होगा, यहाँ पर कहीं मैक्सिमम होगा एंटी नोड वाले पोजीशन पर, और यहाँ पर यहाँ का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके SHM कर रहा होगा, यहाँ का पार्टिकल भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके SHM कर रहा होगा, और यहाँ का पार्टिकल भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके SHM कर रहा होगा। तो अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ बच्चों, तो पहला जहाँ पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे SHM कर रहा होगा वो पोजीशन यहाँ पर होगी। अगले का पोजीशन खोजने जाऊँ, यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पर कहीं मिलेगा,
बच्चों अगले पोजीशन की शुरुआत करूं तो यहां पर कहीं जाकर के वो पोजीशन मिलेगा जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा होगा। तो बच्चों देखो, ये टोटल जो लेंथ है यल को अगर लगातार 3 पार्ट में डिवाइड करें तो यहां पर L/3 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 का आधा ये होगा, यानी कि ये वाला जो पहला डिस्टेंस हमारे पास है इसको मैं x1 मान लेता हूं। x1 विल बी इक्वल टू L/6। समझिएगा ध्यान से, टोटल यल है, 3 लूप हैं बराबर बराबर लेंथ के, तो बच्चों L/3 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 का हाफ कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला बच्चों L/3 का हाफ मतलब L/6 हो गया। और फिर अगले को खोजने जाएं तो L/6 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 बच्चों यहाँ x2 जो हमारे पास होगा, इसको अगर मैं x2 लिख देता हूं तो x2 की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा L/6 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 3L/6 ऐसे आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर अगले एंटीनोड की पोजीशन में खोजने जाऊं तो L/6 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 एंड L/6, तो यहाँ के अंदर बच्चों सब मिला जुला कर x3 अगर इसको मैं नाम दे देता हूं तो x3 की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी 5L/6। ऐसे यहाँ इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऑप्शन में मैं जाऊं इसको बच्चों सिलेक्ट करने तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है क्लियरली, दैट इज ऑप्शन सी। यहां के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस दैट वी विल हैव हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों क्या बोला गया है, एन ओपन एंड ए क्लोज्ड पाइप हैव सेम लेंथ। ओके, लेंथ दोनों का सेम है। The ratio of frequencies of their nth overtone is nth overtone। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। एक ओपन ऑर्गन पाइप की बात की गई है और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात की गई है। यहाँ पर बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप का दोनों एंड ओपन होता है, आपको पता है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड ओपन होता है, अगला एंड क्लोज होता है। दोनों का लेंथ सिमिलर बताया गया है। पहले बच्चों मैं ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करूं तो यहाँ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है फंडामेंटल अगर F0 है तो अगला होता है बच्चों 2F0, अगला होता है 3F0, अगला होता है ऐसे 4F0। यहाँ सभी मिलते हैं, ऑड और इवन हार्मोनिक सभी मिलते हैं ऐसे ऐसे। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बच्चों फर्स्ट हार्मोनिक हम लोग कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों थर्ड हार्मोनिक, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों फोर्थ हार्मोनिक ऐसे, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जो सेकंड हार्मोनिक यहाँ होता है बच्चों, याद करिए, इसको हम लोग नाम दे रहे थे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको हम लोग कहेंगे सेकंड ओवरटोन, और जो फोर्थ हार्मोनिक है बच्चों इसको हम कहेंगे यहाँ पर थर्ड ओवरटोन। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सिमिलर डिस्कशन अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए करें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए करें बच्चों तो ऐसे लेंथ सेम बताया गया है। लेंथ अगर इसका L है तो यहाँ भी L है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक टर्मिनल यहाँ क्लोज होगा और एक ओपन होगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होते फंडामेंटल अगर F0 डैश है तो अगला बच्चों हमारे पास होता है 3F0 डैश, अगला होता है बच्चों यहाँ पर 5F0 डैश, अगला होता है यहाँ पर 7F0 डैश एंड अगला होगा इसी तरह 9F0 डैश। ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक केवल यहाँ पर पाए जाएंगे, इवन नहीं पाए जाएंगे। तो हमसे ये कहा गया है बच्चों कि यहाँ पर आप ये बताइए अगर लेंथ इक्वल हो तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दियर nth ओवरटोन, समझिएगा इस बात को, nth ओवरटोन। यहाँ पर अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें बच्चों, ओपन पाइप की बात करें, सेकेंड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी देखिए 2F0, थर्ड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी देखिए 3F0, फोर्थ ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी देखिए 4F0। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब अगर हम सेकेंड ओवरटोन बोल रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं, तो यहाँ अगर पहला हमारा ओवरटोन है तो यहाँ 2F0 आ रहा, दूसरा है ओवरटोन तो 3, यानी जितना ओवरटोन उससे एक ज्यादा यहाँ आ रहा है। तो बच्चों nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं ऑफ nth ओवरटोन, nth ओवरटोन के लिए बच्चों अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालूं
तो ये मेरे पास हो जाएगा, सपोज करिए इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एफ डैश यहाँ लिखा हूँ, या कुछ और नाम दे देता हूँ, कैपिटल एफ लिख देता हूँ, कैपिटल F1। नथ ओवरटोन के लिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ओपन के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगा, मैंने F1 मान लिया, वो होगा बच्चों n+1 इंटू F0। समझिएगा इस बात को, नथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n+1, जैसे मान लो मैंने कहा पहला ओवरटोन तो 1+1 2F0, पहला ओवरटोन 2F0। मैंने कहा दूसरा ओवरटोन तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 2+1 यानी कि 3F0, ऐसे जाएगा। यहाँ पर देखें, इसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, इसको कहेंगे बच्चों यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक, इसको कहेंगे सेवेंथ हार्मोनिक, इसको कहेंगे नाइन्थ हार्मोनिक। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड यहाँ एब्सेंट होता है, इवन वाला एब्सेंट होगा। ये होगा बच्चों फिफ्थ हार्मोनिक और ये होगा सेवेंथ हार्मोनिक, ऐसे चलता जाएगा। और बच्चों यहाँ होगा नाइन्थ हार्मोनिक, ऐसे। अब बच्चों सीखिएगा, ये जो थर्ड हार्मोनिक है ना, ये कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहलाता है? फर्स्ट ओवरटोन। ये कहलाता है बच्चों जो हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक है, ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा ओवरटोन? इसको कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। और यहाँ पर बच्चों सेवेंथ के लिए इसको हम लोग कहेंगे थर्ड ओवरटोन। सिमिलरली यहाँ पर इसको कहेंगे फोर्थ ओवरटोन। अब बच्चों इसके लिए ओवरटोन के लिए अगर मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाऊं, मैं कहूं फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा दिमाग लगाने पर ऐसे बन के आता है। इसको मैं कैपिटल F2 लिख देता हूं। ये होता है 2n+1 इंटू F0 डैश, यहाँ F0 डैश मैंने लिया है ऐसे। जैसे मैं अगर कहूं पहला ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, n की जगह आप 1 रख लो, n की जगह 1 रखोगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 2 जा 2 +1 3F0 डैश, फर्स्ट ओवरटोन में 3F0 डैश मैच कर गया। मैं कहूँ सेकेंड ओवरटोन, तो n की जगह आप 2 रख के चेक करो, 2 इंटू 2 4 +1 5F0, सेकेंड ओवरटोन 5F0 डैश मैच कर रहा है इससे। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ये हो गया, यहाँ के लिए ये हो गया और यहाँ के लिए ये हो गया। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ऑर्डर रेशियो का क्या है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले ओपन का नाम लिया फिर क्लोज का नाम लिया है, तो फ्रीक्वेंसी जो रेशियो उसने पूछ रखा इनफैक्ट होगा F1/F2, कैपिटल F1 अपान कैपिटल F2। कैपिटल F1 मतलब n+1 F0, n+1 इंटू F0, और कैपिटल F2 यहाँ के अंदर 2n+1 इंटू F0 डैश। समझिएगा यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास F0 है, दिस F0 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन आर्गन पाइप, और ओपन आर्गन पाइप के लिए बच्चों ये हो जाएगा n+1, F0 की जगह पर हो जाएगा V/2L, फंडामेंटल ओपन के लिए आएगा V/2L। और यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्लोज के लिए होगा, जो F0 डैश मैंने लिखा है, ये हो जाएगा V/4L, V/4L, और L दोनों में एक इक्वल दिया है तो L यहाँ भी लिखूंगा, L यहाँ भी मैं लिखूंगा। ऐसे पर्टिकुलर केस में बेटा F1/F2 ये जो रेशियो हमारे पास होगा, दिस रेशियो विल बी हियर। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आएगा बेटा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बच्चों, कह रहा है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप आर ट्यून टू द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर लेंथ, लेंथ का रेशियो क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर दो ऑर्गन पाइप का नाम लिया, पहला नाम उसने क्लोज्ड का लिया और दूसरा नाम ओपन का लिया है। तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड का और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों ओपन का, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए है
और ये वाला ओपन आर्गन पाइप के लिए है। सवाल है कि ये दोनों के लिए इक्वल है। तो बच्चों क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल होता है V डिवाइडेड बाई 4L होता है, 4L। और यहाँ इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ L1 है क्लोज्ड वाले का। ओपन के लिए होता है V डिवाइडेड बाई 2L, और यहाँ पर बच्चों इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ L2 है। तो अगर मुझे यहाँ पर मैं देखूँ तो बच्चों V दोनों साइड से होंगे कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 1/2L1 दिस इज इक्वल टू 1/L2। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से 1/2 की वैल्यू हो जाएगी L1/L2। हमसे पूछा कि L1/L2 क्लोज्ड का अपान ओपन का लेंथ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2। 1/2 मीन्स यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ये। पहला नाम उसने क्लोज का लिया है तो क्लोज अपान ओपन का बताना था, और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों हमसे कहा गया है पिच इज अ सेंसेशन विच डिपेंड्स ऑन। बच्चों क्लियरली मैंने बताया है पिच सीधा अगर डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी पे। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसमें श्रिलनेस, उसमें मधुरता उतनी ज़्यादा होती है बच्चों, और उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। तो पिच कहाँ से डायरेक्टली रिलेटेड है, किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन होगा सी, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सॉल्व करने जैसी बच्चों कोई बात तो है नहीं, यहाँ के लिए ऑप्शन सी आप लोग लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों देखें आप लोग, करा एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v0 टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी n। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 ऐसे सॉल्यूशन। एक कोई ऑब्जर्वर है, कोई बच्चों एक ऑब्जर्वर है, ये रहा कोई सा एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर दौड़ता हुआ जा रहा है, किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, मैंने माना वीवो है, और यहाँ पर दिया हुआ भी है कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वीवो इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। एक स्टेशनरी सोर्स की ओर जा रहा, साउंड का कोई बच्चों यहाँ सोर्स होगा, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा साउंड का सोर्स, और ये स्टेशनरी है, मतलब सोर्स की वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ पे इससे जो साउंड निकल रहा बेटा, जो यहाँ तक ऑब्जर्वर तक पहुँच रहा होगा, इस साउंड की जो हमारे पास बच्चों वेलोसिटी दे रखी है वो v दिया है, और यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है दिस इज n। ओके, यहाँ पर कह रहा v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव ऑफ डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, ये जो साउंड वेव यहाँ ऑब्जर्वर तक जा रहा बेटा, ये साउंड वेव का यहाँ वेवलेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है वेवलेंथ। बच्चों अगर यहाँ डॉपलर शिफ्ट को मैं कंसीडर ना करूँ, सीधे मैं पूछूं कोई वेव है, उसकी वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी n है और वेवलेंथ लैम्डा है, उसको कोरिलेट करिए तो आप लिखोगे v इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू बच्चों v बाई क्या हो जाएगा, n। ऐसे हो गए। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर सोर्स स्टेशनरी है। जब बच्चों मैंने डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ाया था, एक चीज बड़ा स्ट्रेस दे के बताया था, बड़ा ही फोकस करके बताया था, वो ये था कि बच्चों वेवलेंथ में शिफ्टिंग तभी होगी जब सोर्स में मोशन हो। याद आया आपको बच्चों, जब तक सोर्स रेस्ट में रहेगा, साउंड वेव के केस में मैं बता रहा हूं, जब तक सोर्स रेस्ट में रहेगा तब तक वेवलेंथ में शिफ्ट नहीं पाई जाएगी। वेवलेंथ में शिफ्ट तभी होगा जब सोर्स मोशन में आए, और सोर्स यहां रेस्ट में है। साउंड का सोर्स अगर रेस्ट में है तो वेवलेंथ ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। अपीयरेंट वेवलेंथ और रियल वेवलेंथ एक ही रहेंगे। तो यहाँ के लिए बच्चों जो अपीयरेंट वेवलेंथ होगा और जो रियल वेवलेंथ होगा दोनों बराबर होंगे, जिसकी वैल्यू v बाई n के बराबर होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, this is the solution for the question number 34. Now let's enjoy question number next. Now we have question number 35. यहाँ पर बच्चों कहा गया है if a source sound moves in a circle
and frequency observed by the observer O when the source is at point A, B, C or new A, new B, new C respectively। यहाँ न्यू रहेगा, तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बच्चों, ये पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों 35, यहाँ पर बच्चों ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नहीं साउंड का सोर्स है। साउंड का सोर्स जो है बच्चों ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऐसे कभी वो यहाँ से गुजर रहा है, कभी यहाँ से गुजर रहा है, कभी यहाँ से गुजर रहा है, ऐसे। और जो ऑब्जर्वर हमारा है वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं ऑब्जर्वर है। तो जब पॉइंट ए से गुजर रहा है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी फील हो रही है वो है न्यू ए, ठीक है। और यहाँ ये स्मॉल में दिया है न्यू ए। और जब पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से ये पार हो रहा है, इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी से फील हो रही है ऑब्जर्वर को वो है न्यू बी। और यहाँ पर जब आगे निकल गया तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फील होगी ऑब्जर्वर को वो है न्यू सी, ये पॉइंट सी है। तो बच्चों देखो जब पॉइंट ये पर है तो इस समय ऑब्जर्वर लगातार सोर्स लगातार, ये सोर्स है, सोर्स लगातार ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूरी कम होती जा रही है। इसलिए यहाँ पर न्यू ये फ्रीक्वेंसी जो वो सुन रहा है, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो अभी वो सुन रहा है, जब सोर्स पॉइंट ए को पार कर रहा होगा ये बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज़्यादा सुनेगा। और यहाँ पर बच्चों जब पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा होगा तो मैंने डॉपलर्स इफेक्ट में बताया था कि अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाए तो वहाँ पर जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगा पल मात्र के लिए बच्चों वो कितना होगा, वो यहाँ पर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो रियल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। और यहाँ पॉइंट सी से जब ऑब्जर्वर आगे बढ़ रहा है बच्चों, आगे बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर लगातार ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो फील होगी इस समय ऑब्जर्वर को जब सोर्स आगे निकल रहा होगा बच्चों वो रियल से कम होगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी रियल से कम, ये वाली फ्रीक्वेंसी रियल से ज़्यादा और ये वाली फ्रीक्वेंसी रियल के बराबर। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू ए हो गया, फिर न्यू बी हो गया और सबसे कम यहाँ के अंदर क्या हो गया, न्यू सी। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आया दिस इज हियर ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हमारे पास होगा बच्चों ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों हमसे कहा गया है इफ टी इज द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑफ वॉल्यूम वी देन। बच्चों रिवर्बरेशन टाइम का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, किसी बड़े हॉल में ऑडिटोरियम में किसी साउंड वेव का प्रोड्यूस होना और कुछ देर तक उसी का वहाँ पर बार बार अपीयर होना, बार बार सुनाई पड़ना, बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। जब तक बच्चों ये साउंड वेव बना रहता है डिसअपीयरेंस तक का जो समय होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। और यहाँ पर टाइम ऑफ रिवर्बरेशन की वैल्यू जो होती है के वी डिवाइडेड बाई अल्फा एस के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पर हम लोग सबाइन रूल कहते हैं। अब यहाँ फिलहाल केवल इतना पूछा गया है कि वॉल्यूम पर रिवर्बरेशन टाइम कैसे डिपेंड करेगा, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ के भी एक कांस्टेंट है और अल्फा भी एक कांस्टेंट है बच्चों। फिलहाल उन सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ नहीं, थियरी में मैं सब बता चुका हूँ। यहाँ केवल इतना पार्ट मुझे बताना है कि यहाँ उस ऑडिटोरियम उस हॉल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवर्बरेशन टाइम। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए बच्चों हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी ऑप्शन ए। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे बच्चों दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों कहा गया है अ ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर ट्रैक। मतलब ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। द इंजन ऑफ ट्रेन इमिट्स ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द गार्ड एट द रियर एंड ऑफ द ट्रेन इज। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यहाँ पर कोई एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर यहाँ पर बच्चों ट्रेन चल रहा है। ट्रेन ऐसे इस रेल के ऊपर ट्रैक के ऊपर चल रहा है।
यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रेन रहा, ये जो ट्रेन है वो ऐसे ऐसे बच्चों, यहाँ पर ये ट्रेन का लेंथ ऐसे कुछ मान लेते हैं, ये ट्रेन जो है ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों ट्रेन का हर एक पॉइंट कांस्टेंट स्पीड से ऐसे बच्चों आगे बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट उतनी ही स्पीड से चल रहा है। अब जो हॉर्न निकल रहा है, यहाँ सवाल में कहा गया है इंजन ऑफ द ट्रेन इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। यहाँ कहीं से बच्चों, यहाँ कहीं बिल्कुल जहाँ इंजन है, इंजन वाले पार्ट में बच्चों कोई सोर्स लगा होगा, यहाँ से साउंड निकल रहा है, यहाँ पर बच्चों कोई सोर्स है, और यहाँ पर रियर एंड, इसका सबसे पिछला वाला भाग, इसमें कोई गार्ड होगा जो यहाँ से निकलने वाले साउंड को यहाँ पे सुन रहा है। गार्ड ये वाले पोजीशन पे है, यहाँ पे बच्चों ट्रेन के अंदर कोई गार्ड है ऐसे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ट्रेन में गार्ड तो ट्रेन के अंदर ही है, तो जितने स्पीड से ये सोर्स आगे बढ़ रहा है, इंजन आगे बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से गार्ड भी आगे बढ़ रहा है। तो गार्ड और ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, क्या ये चेंज होगा? सोचने वाली बात है। सर्क्यूलर ट्रैक है तो ये कर्वेचर भी उतना ही बना रहेगा हर जगह, ये वाला लेंथ कभी बदलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। यहां पर ये कर्वेचर भी बिल्कुल वैसा ही हर जगह होगा, इसलिए ये वाला डिस्टेंस सोर्स और गार्ड के बीच का जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली उतना ही बना रहेगा। समझ में आ रहा बच्चों? अगर ट्रैक सर्क्यूलर ना होता, थोड़ा जिग जैग कुछ ऐसे होता, रैंडम शेप का होता, तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता था। लेकिन बच्चों ये क्योंकि सर्क्यूलर ट्रैक है, ये कर्वेचर हर जगह एक जैसा है, इसलिए यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस होगा व्हाटएवर, ये क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में बच्चों कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट भी नहीं होगा, यानी जो ऑब्जर्वर को यानी गॉड को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो रियल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी। रियल फ्रीक्वेंसी जो निकल रहा था सोर्स से, दैट वाज न्यू, जो इसे सुनाई पड़ेगा और रियल के बराबर होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू न्यू। तो यहां के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। यहां के लिए करेक्ट चॉइस जो हम सभी लोग लेंगे ये होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज फ्रॉम वेक्टर। बच्चों यहां कहा कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस मच एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिस मच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों यहां दो वेक्टर गिवन है, पहला वेक्टर स्मॉल ए से दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई कैप, 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, प्लस यहां पर बच्चों कितना आ गया? जे कैप, एंड देन -2 टाइम्स ऑफ के कैप, -2 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे ऐसे। एंड वेक्टर बी, जो बच्चों वेक्टर बी यहां के अंदर दिया गया, दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप, प्लस बच्चों यहां के अंदर माइनस हो गया 3 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे ऐसे। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों? परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ A इज परपेंडिकुलर टू B, यानी A और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंड दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब I के कोएफिशिएंट का I के कोएफिशिएंट से, मतलब बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा 3 × 1 दैट मीन्स 3, 1 × लैम्डा दैट मीन्स लैम्डा, और बच्चों यहां -2 × -3 यानी कि +6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे। यहां के अंदर बेटा ये मेरे पास कितना हो गया? 9 + लैम्डा इक्वल टू 0, इट मीन्स बच्चों यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा -9। लैम्डा की वैल्यू यहां पर -9 आ गया, और इस तरह से अगर मैं करेक्ट चॉइस यहां पर देखूं तो करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों ऑप्शन डी। यहां के लिए
करेक्ट सिलेक्शन दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट एंड 40 न्यूटन ड्यू साउथ। यहाँ 4 फोर्सेज हैं बच्चों, देयर आर 4 फोर्सेज। 39 नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाऊं तो ये वाला डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स ईस्ट कहलाता है, उल्टा यहाँ निगेटिव एक्स पर वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ऐसे सवाल जो कह रहा हमसे, यहाँ पर 4 फोर्सेस की बात किया गया है और चारों की डायरेक्शन यहाँ बताई गई है कौन किधर को है। बच्चों अगर यहाँ ध्यान से देखें, एक एक फोर्स की बात करें तो पहला फोर्स जो यहाँ के अंदर लग रहा, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। बच्चों 30 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट की ओर, 30 न्यूटन। और फिर अगला फोर्स वो कह रहा है कितना है, दिस इज 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। 20 न्यूटन बच्चों नॉर्थ की ओर है, ये रहा 20 न्यूटन का फोर्स। ओके, और फिर अगला फोर्स वो बोल रहा है 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट। 50 न्यूटन वेस्ट की ओर कितना है बच्चों, 50 न्यूटन। ऐसे दिस इज 50 न्यूटन। और यहाँ पर एक फोर्स और कह रहा है 40 न्यूटन ड्यू साउथ। यहाँ साउथ की ओर जो फोर्स लग रहा है दिस इज 40 न्यूटन। ऐसे यहाँ पर बच्चों 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे कहीं लग रहा है, 40 न्यूटन। अब इसको अगर मैं छोटा करूं तो बच्चों छोटा करने से क्या बनेगा, सारे फोर्सेस को 30 न्यूटन और 50 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, 50 इधर 30 इधर, तो रिजल्टेंट इन दोनों का आ गया 20 न्यूटन बड़े वाले की ओर, 20 नॉर्थ और 40 साउथ, तो रिजल्टेंट इन दोनों का बच्चों आ जाएगा 20 किधर की ओर, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो गया यहाँ पर वेस्ट। इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट बच्चों बीचों बीच से जाएगा। ये डायरेक्शन साउथ था, ये डायरेक्शन वेस्ट था, तो बीचों बीच से रिजल्टेंट फोर्स जाएगा। बीचों बीच से मतलब इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट के अंदर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, वेक्टर नियम से इसको सॉल्व करोगे 20 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन अगर बच्चों हम बताने का प्रयास करें तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। साउथ वेस्ट कह सकते हैं या वेस्ट साउथ कह सकते हैं, मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच। इस प्रकार से अगर मैं करेक्ट चॉइस यहाँ पर जाऊँ खोजने कि करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए क्या होगा, तो बच्चों स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई पड़ रहा ऑप्शन बी यहाँ के लिए करेक्ट होगा। इतना न्यूटन का नेट फोर्स आएगा बच्चों जिसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों कहा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बच्चों दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट, दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात है, सोल्यूशन पार्ट। दो वेक्टर के बीच में बच्चों यहाँ पर एंगल पूछा गया। पहला वेक्टर ये है, दूसरा ए प्लस बी और ये माइनस बी है। पहला वेक्टर, वेक्टर नंबर पहला दैट इज ये, मान लो ये वेक्टर हमारा ऐसे है, दिस इज वेक्टर ये, और दूसरा वेक्टर जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये प्लस बी और ये माइनस बी। दूसरा वेक्टर बच्चों इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब दिस प्लस दिस, इन दोनों का रिजल्टेंट है हमारा ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो वेक्टर आर, ये जो दूसरा वाला वेक्टर है वेक्टर आर को सॉल्व करोगे निकल के आएगा 2a। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दूसरा वेक्टर जो है 2a का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो वेक्टर हमारा आर है दूसरा वाला, दैट इज आल्सो along द सिमिलर डायरेक्शन एज ऑफ ये 2a, बस मैग्नीट्यूड 2 गुना हुआ, डायरेक्शन तो वही होगा, वेक्टर 2a मतलब सेम वेक्टर है, बशर्ते मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर 2a ऐसे जाएगा, इसी को वेक्टर r कहा गया।
तो इसके और इसके बीच में एंगल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब दोनों एक ही वेक्टर हो, एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल यानी A और 2A, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ के लिए हम लेंगे ये होगा बच्चों ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर बेटा 41 की बात हो रही है। देखो यहां मैं डायरेक्शन शो करता हूं, डायरेक्शन शो करता हूं। ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, ये डायरेक्शन बच्चों साउथ हो गया, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया और ये डायरेक्शन यहां पे वेस्ट हो गया। ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बच्चों यहां के लिए जो हमें दिया गया कंडीशन है वो कुछ ऐसे है, वेक्टर ये इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेक्टर ये जो है बच्चों पॉजिटिव एक्स, माफ करिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में वेक्टर ये वर्टिकली अपवर्ड है। अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अपवर्ड का मतलब यहाँ, अपवर्ड का मतलब जिस वेक्टर की बात हो रही है बच्चों वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। यानी कि बच्चों जिस वेक्टर की बात कर रहा हूँ वेक्टर ये इक्वल टू होगा समथिंग इंटू के कैप, जेड के अलोंग होगा। और यहां दूसरे वेक्टर की बात वो कह रहा है, कह रहा वेक्टर बी पॉइंट्स नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर बी बच्चों जो है वो नॉर्थ की ओर है, तो वेक्टर बी इक्वल टू समथिंग इंटू जे कैप मैं लिखूंगा, क्योंकि नॉर्थ मतलब वाई के अलोंग में मान रहा हूं यहां। अब बच्चों कहा गया कि बताइए सर ये क्रॉस बी यहां के अंदर क्या होगा? ये क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो बच्चों दो तरह से समझ सकते हो। ये यहां पे है, समझिएगा, ये यहां पे है और बी यहां पे है। ये क्रॉस बी हमें दिखाना है, ये क्रॉस बी, राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए। ये क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ये पूछता बच्चों तब तो ईस्टवर्ड हो जाता। ये क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, देखिए हमने चारों उंगलियों को, ये 4 फिंगर्स जो राइट हैंड के हैं ये ए की तरफ रखा, पहले वेक्टर की तरफ। ये क्रॉस बी देखना है, ए क्रॉस बी, यानी कि जो हमारा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो एलांग क्या आ जाएगा? वेस्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एलांग वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी ए क्रॉस बी अगर यहां से आप करोगे बेटा ए क्रॉस बी तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, चलो कुछ आया होगा, और यहां पर आ जाएगा बेटा के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। तो बच्चों यहां आ जाएगा माइनस समथिंग इंटू आई कैप। माइनस आई कैप आने का मतलब एलांग निगेटिव एक्स यानी एलांग वेस्ट। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों वो वेस्ट के एलांग होगी। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन बी, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। Now let's enjoy question number next, question number 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों कहा गया है टू फोर्सेज हैव मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो 3:5 एंड द एंगल बिटवीन दियर रिजल्टेंट दियर डायरेक्शंस इज 60 डिग्री। मतलब उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है और उनका मैग्नीट्यूड 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इफ दियर रिजल्टेंट इज 35 दियर मैग्नीट्यूड्स आर। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 42 एंड सॉल्यूशन। दो वेक्टर हैं, मान लिया पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बच्चों मैं एज्यूम कर लेता हूं बी है। तो ये का जो मैग्नीट्यूड है मैंने मान लिया बच्चों यहाँ पर ये का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3:5 का रेशियो है, तो इसको बच्चों मैं 3x मान लूँगा और इस तरह से b का मैग्नीट्यूड मेरे पास हो जाएगा 5x। 3/5 का रेशियो दोनों का है तो 3x/5x ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये दिया गया है, फिर कह रहा दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का है और रिजल्टेंट 35 है। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालने जाऊँ, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी, दोनों साइड का मॉड ले लूंगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा r मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की जगह 60 डिग्री है। बच्चों यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, उन्होंने कितना दिया है 35 शायद दिया था, यस। यहाँ पर ये बच्चों 35 है। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये के स्थान पर बच्चों मेरे पास हो जाएगा 3x और b के स्थान पर मेरे पास हो जाएगा कितना 5x, और बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 करेंगे तो ये वाला 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 34x स्क्वायर, प्लस यहाँ के अंदर जाएंगे बच्चों तो 3x इंटू 5x ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, प्लस ये हो गया बच्चों 15x स्क्वायर। ऐसे ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 49x स्क्वायर यानी कि 7x। बच्चों अगर ये 7x आ गया है इसका मतलब बच्चों ये हो गया 35 इक्वल टू 7x यानी कि बच्चों x की जो वैल्यू यहाँ के अंदर आएगी ये हो जाएगी 5। x की वैल्यू बच्चों यहाँ 5 के बराबर हो गया। जब x की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर हो जाएगा तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये दिस इज इक्वल टू 3x मतलब 3 इंटू 5 15, ठीक है। यहाँ दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है तो b का मैग्नीट्यूड जो यहाँ के अंदर मैं निकालूंगा दैट इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स के जगह पर 5 बच्चों कितना हो गया 25। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड a और b का आएगा, a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 15 और b का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 25। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों कहा गया है व्हेन ऑफ द सेट ऑफ सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitudes of 3 vectors adding to be 0। बच्चों यहाँ पर कह रहा है सब मिला जुला के, लैंग्वेज उतना सही से लिखा नहीं यहाँ पर, कौन सा सेट ऐसा इन चारों में से है, 4 ऑप्शन हैं जहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के 0 आने की पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 की बात हो रही है। सॉल्यूशन इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 2, 4 एंड 8, 2, 4 एंड 8। बच्चों मैंने इसको चेक करने का तरीका क्या बताया था कि किन्हीं दो को पकड़ो, इनके रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, पहले दो के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 2 प्लस यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 4 दैट मीन 6, और मिनिमम वैल्यू इनके रिजल्टेंट का कितना हो जाएगा 2 और 4 का डिफरेंस दैट इज 2। अब यहाँ चेक ये करना है कि अगला जो हमारा है क्या इस रेंज में आ रहा है। अगर इस रेंज में आ रहा है तो 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों 6 और 2 के बीच में यहाँ बराबरी पे 8 नहीं आ रहा, इवन मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, तो यहाँ का 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों यहाँ पर 0 रिजल्टेंट तो पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में 4, 8 एंड 16, 4, 8, 16 ऐसे पहले दो को पकड़ो। यहाँ पर इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 4 प्लस 8 दैट मीन्स यहाँ पर 12 हो गया, और मिनिमम जो रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 और 8 का डिफरेंस दैट मीन्स 4। 4 और 12 के बीच में ये आ सकता है। अब हमें ये सोचना है क्या अगला वाला इसके बाउंड्री में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है या बराबरी पे आ रहा है। जवाब मिला नहीं सर, 16 जो है 12 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। सी में जाके देखें, ऑप्शन सी में बच्चों 1, 2, 1 लिखा गया है, 1, 2, 1 चेक करते हैं। पहले दो को पकड़ लिया बेटा, यहाँ पर इन दोनों का जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगा इन दो के रिजल्टेंट का वो 3 होगा, और मिनिमम 2 और 1 का डिफरेंस दैट मीन्स 1 होगा। अब मुझे सोचना है कि 1 और 3 के बीच में क्या अगला वाला या बराबरी पे या बीच में आ रहा है। यस, यहाँ 1 के बराबर 1 तो आ रहा है, मिनिमम वैल्यू के बराबर आ गया।
यहाँ जीरो रिजल्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमारे पास होगा, दिस विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों कहा गया है कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, मे बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 की बात हम लोग करते हैं, इसका सॉल्यूशन पार्ट। सपोज करिए ये हमारे पास वाई एक्सिस रहा और ये एक्स एक्सिस रहा। बच्चों कोई वेक्टर हमारे पास ऐसे है, यहाँ पर कोई वेक्टर मेरे पास है, दिस इज वेक्टर। ये किसी वेक्टर का कंपोनेंट मान लेते थीटा एंगल पर आप ले रहे हो, तो ये वैल्यू आपके पास आता है ये कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट आपने लिया, ये कॉस थीटा आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, ये कॉस थीटा। चलो इसी पे विचार कर लेते हैं बेटा। अब ये एक्स की वैल्यू डिपेंड करता थीटा पे, और थीटा की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जनरली यही वेरिएशन होता। यहाँ पर बच्चों कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन जनरली एक्स वाई जेड सिस्टम में हम यही करते हैं। तो यहाँ सब कुछ मिला जुलाकर थीटा पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास बच्चों यहाँ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें यहाँ कंपोनेंट के, तो वो सब कुछ थीटा पे डिपेंड करेगा। सपोज करिए एक केस कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो ये एक्स की वैल्यू बच्चों ये के बराबर हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू कोई और होगी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू ये से कम आएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो किसी वेक्टर का कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, सब कुछ एनालाइज अगर करें, अगर 0 डिग्री है तब तो वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर आएगा। लेकिन अदर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री के अलावा कोई और डिग्री ले लें, तो बच्चों यहाँ के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू ए से कम आएगी। तो ये बच्चों यहाँ कम या इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ए के बराबर। अब ऑप्शन वाइज अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो ऑप्शन वाइज बच्चों मुझे करेक्ट चॉइस जो मुझे दिख रहा है, देखिए जो 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होगा। ऑलवेज शब्द इसको गलत बना रहा है। ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर तो कभी नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। वैसे भी ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज नहीं, मे बी। यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट है, मे बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। ऑप्शन डी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों कहा गया है अ वेक्टर ए इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ बी इज अनदर वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन बी कुड बी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 45। कोई वेक्टर है और कोई वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं वो एक्स के अलोंग है। ये बच्चों जिस वेक्टर का नाम हम ले रहे हैं वो वेक्टर एक्स के अलोंग है, और इस वेक्टर का नाम ये है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा किसी अदर वेक्टर के साथ जब ये क्रॉस बी किया गया होगा, तो यहाँ पर इससे मुझे क्या मिल रहा है, ये इसका रिजल्ट 0 आ जा रहा है। 0 रिजल्ट 0 आने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आ गया होगा। ऐसे ये बच्चों तब पॉसिबल है, इसको खोलेंगे, ये बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ के अंदर साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये भी तो 0 है नहीं। यहाँ पर बच्चों ये तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो वेक्टर b इक्वल टू समथिंग इंटू आई कैप होगा, क्योंकि अगर मैं 0 डिग्री मानूंगा तो वेक्टर b भी ये के अलोंग होगा, यानी x के अलोंग होगा। तो b की वैल्यू जो b को हम लिखेंगे समथिंग इंटू आई कैप लिखेंगे। और अगर 180 डिग्री होगा, अगर 0 डिग्री का केस होगा बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन यहाँ पर b जो हमारे पास होगा समथिंग इंटू आई कैप। और अगर 180 डिग्री का केस होगा बेटा, 180 डिग्री का केस, इसका मतलब ये जो दूसरा वेक्टर है वो x के अपोजिट होगा, यानी निगेटिव x के अलोंग होगा। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब होगा वेक्टर b इक्वल टू समथिंग इंटू माइनस आई कैप, और माइनस आई कैप का मतलब माइनस को पहले लिख दो। तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन हमारे पास है, देखो बच्चों यहाँ जे कैप नहीं आ सकता,
माइनस आई कैप प्लस जे कैप नहीं, यहाँ जो चॉइस पॉसिबल हमारा है दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा माइनस समथिंग इनटू आई कैप, ये पॉसिबल है। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस इस प्रकार से बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 और ऑफलाइन टेस्ट नंबर 2 का पेपर डिस्कस हो चुका। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो भी कन्फ्यूजन आपका रहा होगा आई होप वो रिमूव आउट हो जाएगा। ऑल्दो अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप बच्चों फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्द ही कर दूंगा जैसे ही हमको समय मिलेगा। अब बच्चों टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपको इस बात का खुद ही एहसास हो रहा होगा। और ये जो टेस्ट आप दे रहे हो बहुत सीरियस हो रहा है, और ये जो एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है आपके सामने, ये उसमें टॉनिक का काम कर रहा है। क्योंकि टेस्ट जनरली बच्चे देते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन ही बना रह जाता है। अब इस बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों कन्फ्यूजन ना बना रह जाए उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। मेहनत मुझको करना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरा मेहनत सार्थक है। आई होप आप लोगों ने टेस्ट को एंजॉय किया होगा। आपका नंबर जो भी कम ज़्यादा आए डजेंट मैटर, कोशिश करिए अच्छा लाने की। लेकिन अगर किसी बच्चे का नंबर कम आ रहा है तो बच्चों आप घबराना नहीं। हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, और जीरो के अलावा न जीरो से ही होकर के शुरुआत फिर बच्चों बहुत हाई लेवल पे चीज़ें पहुंच रही होती हैं। तो आप लोग अपनी कोशिश जारी रखो, ठीक है। अगर कम नंबर आए घबराओ नहीं, और ज़्यादा नंबर आया है, अच्छा नंबर आया है, तो आप उसे प्रसन्न हो, लेकिन अपने आप को चैलेंज करें कि अब हम इस नंबर को कम नहीं होने देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, अगला टेस्ट जल्द ही मैं बच्चों अनाउंस करूंगा, और आप लोग अगले टेस्ट की तैयारी उस अनाउंसमेंट के अनुसार करते रहिएगा। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।